नमस्ते प्रिय छात्रों, मैं आपका हिंदी अध्यापक एस गौंडी। तो पिछले पीरियड में हमने एक कहानी यह भी तो इस आत्मकथा को पढ़ रहे थे। इसकी लेखिका खुद मन्नू भंडारी जी हैं। तो मन्नू भंडारी जी इस पाठ में अपने जीवन में बीते घटनाओं को याद करते हुए लिख रही थी। तो अब तक हमने पिछले पीरियड में यह अध्ययन किया था कि मन्नू भंडारी जी अपने माता के बारे में कहती है। माँ के अंदर बहुत ही सहनशीलता थी। माँ के अंदर बहुत ही सहनशीलता थी। इसी के कारण उन्होंने अपनी धरती से भी ज़्यादा सहनशीलता माँ के अंदर थी, ऐसे मन्नू भंडारी बताती है। और उन्होंने सारा उनका जीवन अपने भाई बहनों के साथ उनके पति की फरमाइश पूरी करने में ही अपना जीवन बिताया था। उसको लेकर आगे चलकर वह उन्होंने अपने बारे में बताने के लिए शुरुआत कर देती है कि पांच भाई और बहनों में मन्नू भंडारी छोटी थी। तो उन्होंने बचपन में जो खेल खेला करती थी उन खेलों के बारे में भी बताती है। उसके बाद आगे चलकर मन्नू भंडारी जी यह कहती है कि तो पड़ोसी कल्चर के बारे में कहती है। तो आज का ज़माना और पुराने ज़माने के बारे में वह सोचने लगती है। आज के ज़माने में बहुत ही टेंशन दबाव का ज़माना है और साथ ही हम एक कमरे में रहकर ज़िंदगी बिता रहे। लेकिन उस समय का वक्त जो था पूरे मोहल्ला ही अपना घर समझती थी। तो उन्हीं वही बचपन की यादें जो है आज वह लिखने के लिए बैठती है तो सहज रूप से उन्हें स्पष्ट रूप से याद आने लगती है। तो वह 1944 की बातें कहती है। तो 1944 में शादी की उम्र थी 16 साल और पढ़ाई 10वीं कक्षा। तो उनकी बड़ी बहन सुशीला यह जैसा पर यह उम्र उनकी हो चुकी थी तो उनकी शादी हो जाती है। तो बड़ी बहन सुशीला की शादी होने के बाद दोनों बड़े भाई भी क्या कर लेते हैं, यानी कि यहाँ पर पढ़ाई के लिए आगे बाहर चले जाते हैं। तो मन्नू भंडारी जी अकेले ही घर में रह जाती है। तो अकेले घर में रहने के बाद उनके पिताजी का जो ध्यान इनकी तरफ केंद्रित हो जाता है। तो उस समय उनके पिताजी की, मन्नू भंडारी जी के पिताजी की सोच यह थी कि जैसा पर अपने प्रतिभा और क्षमता को जैसा पर भट्टी में मिलाना कौन सा काम है, चूल्हे के सामने बैठकर, भटिया घर में बैठकर खाना बनाना, रसोई घर में बैठकर खाना बनाना ही अपने प्रतिभा को मिट्टी में मिलाना अथवा चूल्हे में डालना, भस्म करना, ऐसे उनके पिताजी की सोच थी। तो उसी समय पढ़ाई के साथ साथ उन लड़कियों को क्या सिखाया जाता था, कुछ नुस्खे यानी कि टिप्स दिए जाते थे। शादी में शादी करने के लायक होती है, इसलिए खाना कैसे बनाए जाए, खाना कैसे बताते हैं, उसके बारे में पढ़ाई के साथ साथ भी क्या करते थे, इनके पर लड़कियों को सिखाते थे। लेकिन इनके पिता इससे विरोध थे, क्योंकि अगर पढ़ने लिखने वाली लड़की रसोई घर में जाकर खाना पकाती है तो अपनी प्रतिभा को जलाने जैसा होगा, क्षमता को जलाने जैसा ही होगा, ऐसे वह कहती है। उसके बाद सन 1942 में भारत देश में हर तरफ क्या हो रहा था, आंदोलन चल रहे थे। तो इन सभी आंदोलन से वह अपरिचित थी। घर में जो बहसें होती थी उन बहसों को उन्होंने सिर्फ सुना था, नहीं भाग लिया था। उसके बावजूद घर में जो कुछ लोग आकर बहसें करते थे, चर्चाएं करते थे, तब वह मन्नू भंडारी चाय देने के लिए जाती थी। तो जब चाय देने के लिए जाती थी तब उनके पिता अपने पास ही उन्हें बिठाकर उस चर्चा सुनने के लिए कहते थे। तो ऐसे ही उन्हें कुछ जानकारियां होने लगती है। लेकिन उस वक्त उन्हें देश में जो मतभेद है अथवा देश के अंदर जो विरोधाभास है उनसे अपरिचित थी मन्नू भंडारी। सिर्फ परिचित थी तो देश में जो शहीद होते हैं, कुर्बानियां देते हैं, तो यह देखकर, यह सुनकर मन्नू भंडारी का मन आक्रंद होता था, दुखी होता था, रो उठता था। तो चलिए आज के पीरियड में हम अगला भाग अध्ययन करेंगे। तो इसकी लेखिका है मन्नू भंडारी, एक कहानी यह भी।
तो मन्नू भंडारी वहां पर जो घर में बातें होती है उन बातों को सिर्फ सुना करती थी, बिना समझ के ही वह क्या हो रहा है कैसे हो रहा है, इन्हें कुछ भी उनसे मतलब नहीं था। जो लोग बातें करते हैं वह सिर्फ सुनना, ऐसी हालत उनमें थी। और उसी के साथ साथ बिना चुनाव किए यानी कि बिना चुने हुए किताब ही पढ़ती थी, घर में जो हाथ में लगे उसे पढ़ना। तो उसमें उस लेखक की अहमियत अथवा लेखक की जो महत्व है उससे वह परिचित हुए किताबें पढ़ती थी, अपरिचित पर किताबें पढ़ती थी। तो देखिए बिना लेखक की अहमियत से परिचित यानी कि लेखक के महत्व के बारे में बिना समझे ही वह किताबें पढ़ा करती थी 10वीं कक्षा से पहले ही 10वीं कक्षा में। तो देखिए उसके बाद क्या हो जाता है, आगे किताबें पढ़ती थी। लेकिन सन 45 में 1945 में जैसे ही 10वीं कक्षा पास करके मैं फर्स्ट ईयर में आ गई तो हिंदी की प्राध्यापिका शीला अग्रवाल से परिचित हुआ। तो 1945 में मन्नू भंडारी 10वीं कक्षा पास कर लेती है और 10वीं कक्षा पास करने के बाद वह क्या कर लेती है, कॉलेज में दाखिला प्रवेश कर लेती है। तो उसी समय देखिए कॉलेज फर्स्ट ईयर में आई, तो आने के बाद कॉलेज में आने के बाद उनके एक प्राध्यापिका लेक्चरर से उनका परिचित हो जाता है। तो उनका नाम है शीला अग्रवाल। तो हिंदी की अध्यापिका थी वह शीला अग्रवाल जी। तो शीला अग्रवाल जी से उनका परिचित हो जाता है। तो सावित्री गर्ल्स हाई स्कूल यानी कि उन्होंने अपने हाई स्कूल का नाम यहां पर बताया है सावित्री गर्ल्स हाई स्कूल, जहां मैंने ककहरा सीखा। यानी कि जैसा पर सावित्री गर्ल्स हाई स्कूल में उन्होंने सिर्फ क्या सीखा, ककहरा यानी कि पढ़ने लिखने की बातें ही उन्होंने सीखी। सीखा। 1 साल पहले ही कॉलेज बना था और वे इसी साल नियुक्त हुई थी। तो देखिए उन्होंने उस कॉलेज में दाखिला ले लिया है मन्नू भंडारी जी। वह कॉलेज जो था 1 साल पहले ही बना चुका है और इसी साल जो क्या है मन्नू जैसा पर वह नियुक्त हुई थी। कौन? शीला अग्रवाल लेक्चरर के तौर पर। तो नया कॉलेज में उन्होंने दाखिला ले लिया है। तो बाकायदा साहित्य की दुनिया में प्रवेश करवाया। तो इसके अलावा उस शीला अग्रवाल ने मन्नू भंडारी जी को कहां पर प्रवेश करवाती है? साहित्य के क्षेत्र में। हर एक क्षेत्र होते हैं, तो उन्होंने साहित्य क्षेत्र में प्रवेश करवाया, साहित्य की दुनिया में उन्हें प्रवेश करवाती है शीला अग्रवाल जी। तो मात्र पढ़ने को चुनाव करके पढ़ने में बदला, यानी कि साहित्य के क्षेत्र में प्रवेश करवाने के बाद उन्होंने क्या किया, पहले जो कुछ भी हाथ में आती थी वह किताबें पढ़ती थी, लेकिन यहां पर शीला अग्रवाल ने उन्हें अच्छे अच्छे चुन चुन कर किताबें पढ़ने के लिए देती है। तो खुद चुन चुन कर किताबें दी यहां पर शीला अग्रवाल जी ने। तो पढ़ी हुई किताबों पर बहसें की। तो 2 साल बीतते न बीतते साहित्य की दुनिया में शरद प्रेमचंद्र से बढ़कर जैनेन्द्र अज्ञेय, यशपाल, भगवती चरण वर्मा तक फैली और फिर तो फैलती ही चली गई। तो देखिए शीला अग्रवाल ने मन्नू भंडारी जी को यहाँ पर किताबें चुन चुन कर पढ़ने के लिए देती थी, जो अच्छे किताबें हो। तो 2 साल तक उन्होंने क्या किया, किताबें पढ़ी। तो 2 साल तक किताबें पढ़ने के बाद उस पर बहसें होती थी, बहसें यानी कि यहाँ पर चर्चाएं भी होती थी। तो चर्चाएं होते होते 2 साल बीत गए। तो 2 साल में मन्नू भंडारी जी ने शरद प्रेमचंद्र से पढ़ना शुरू कर वह बढ़कर जैनेन्द्र को पढ़ा, अज्ञेय को पढ़ा, यशपाल, भगवती चरण वर्मा तक वह फैल गई। इनकी इतने लेखकों की किताबें उनसे पढ़ लेती है। और उसके बाद देखिए आगे फिर ऐसे ही फैलती चली जाती है उनकी लेखन की दुनिया में, कार्यक्षेत्र में। तो उस समय जैनेन्द्र जी की छोटे छोटे सरल सहज वाक्यों वाली शैली ने बहुत आकृष्ट किया था। तो उन्होंने जैनेन्द्र की किताब पढ़ी है, ऐसे कहा है। तो जैनेन्द्र की किताब जो कैसे पढ़ी है उन्होंने छोटे छोटे सरल सहज वाक्यों शैली वाली, यानी कि छोटे छोटे जैसा पर जो कहानियां होते हैं उसे पढ़ते चली गई। और भाषा शैली भी बहुत ही सरल थी। इसके वजह से उन्होंने क्या किया, उनका ध्यान आकृष्ट किया था।
यानी कि उनकी भाषा शैली उन्हें आकृष्ट किया, आकर्षक किया, तो उस पर आकर्षण हो गई। तो देखिए आगे क्या हो जाता है। सुनीता नामक उपन्यास है, उस सुनीता नामक उपन्यास के बारे में वह कहते हुए कहती है, सुनीता नामक उपन्यास बहुत अच्छा लगता था। उन्हें क्या लगता था? बहुत ही अच्छा लगता था। तो अदनई जी का उपन्यास शेखर एक जीवनी पढ़ा जरूर, पर उस समय वह मेरी समझ के सीमित दायरे में समा नहीं पाया। तो देखिए उन्होंने अदनई जी का उपन्यास पढ़ा, उस उपन्यास का नाम क्या है? शेखर एक जीवनी। तो शेखर एक जीवनी उन्होंने पढ़ा, लेकिन उन्हें ठीक तरह से समझ में नहीं आता, उनके समझ के दायरे के बाहर था वह ले जैसा पर उपन्यास, इसलिए उन्हें समझ नहीं पाया। तो कुछ सालों बाद नदी के द्वीप पढ़ा तो उसने मन को इस कदर बांधा कि उसी झोंक में शेखर को भी फिर से पढ़ गई। तो देखिए उन्होंने कुछ साल बाद क्या पढ़ती है, यानी क्या पर नदी के द्वीप पढ़ती है। तो नदी के द्वीप को पढ़ने के बाद वह उपन्यास ऐसे बांध देता है लेखिका मन्नू भंडारी जी के मन को कि फिर से उन्होंने यहाँ पर अदनई जी का शेखर उपन्यास पढ़ लेती है। तो इस बार पूरे समझ के साथ, यानी कि पूरा समझ में आ जाता है। तो यह शायद मूल्यों के मंथन का युग था, यानी कि मूल्यों के मंथन युग था, मूल्यों की चर्चा करना का युग था, मूल्यों के बारे में सोचना युग था। पाप पुण्य, नैतिक अनैतिक, सही गलत की बनी बनाई धाराओं के आगे प्रश्न चिन्ह ही नहीं लग रहे थे, इन्हें ध्वस्त भी किया जा रहा था। तो मन्नू भंडारी क्या करती है, यानी कि यहाँ पर यह शायद मूल्यों का मंथन युग है। तो युग के बारे में वह कहती है। तो यह युग कैसा है, वह कहती है पाप पुण्य से, नैतिक अनैतिक से, सहज असहज, सहज गलत अथवा सही गलत और की बनी बनाई धाराओं के आगे प्रश्न चिन्ह लगता था। उन धारणाओं के आगे, उन सोच के आगे प्रश्न चिन्ह लगता था और उन्हें ध्वस्त भी किया जाता था, यानी कि कुछ भी ठीक तरह से नहीं चल रहा था। तो इन्हीं संदर्भ में मैंने जैनेन्द्र का त्याग पत्र, भगवती बाबू का चित्रलेखा पढ़ा और शीला अग्रवाल के साथ साथ लंबी बहसें करते हुए उस उम्र में जितना समझ सकती थी समझ लिया। तो देखिए वह कहती है कि यहाँ पर मन्नू भंडारी जी उन्होंने जो भी किताबें पढ़ी है उन्हें कह देते हैं। तो इस परिचय में और एक बार देखिए 10वीं कक्षा में तो जब मन्नू भंडारी थी उसी समय उन्होंने लेखन जैसा पर कुछ घर में किताबें थी उसे पढ़ती थी, तो लेकिन उसे समझ में नहीं आती थी, लेखक के महत्व को समझती नहीं थी। तो उन्होंने 1945 में 10वीं कक्षा पास की, तो उन्होंने फर्स्ट ईयर में दाखिला ले लिया। तो वह उनके एक प्राध्यापिका से परिचित हो जाता है, हिंदी प्राध्यापिका शीला अग्रवाल से। तो शीला अग्रवाल ने उन्हें क्या कर लेती है, यानी क्या पर चुन चुन कर किताबें पढ़ने के लिए देती है। और उन्हें क्या किया, उस समय जो साहित्यिक क्षेत्र में उनका प्रवेश करवाया। तो उसके बाद देखिए उन्होंने बहुत सारे किताबें पढ़ी। कौन कौन से किताब, बहुत सारे किताबें, यानी कि शरद प्रेमचंद्र से लेकर जैनेन्द्र, अदने, यशपाल, भगवती चरण वर्मा, ये सभी 2 सालों में पढ़ लेती है। उसके बाद उन्होंने बहुत सारे लेखन पढ़ने के बाद उन्होंने त्यागपत्र, भगवती बाबू का चित्रलेखा पढ़ा और शीला अग्रवाल के साथ साथ उन्होंने उस किताबों के ऊपर क्या करने लगती है, लंबी बहसें करने लगती है, लंबी चर्चाएं करने लगती है। तो आगे देखिए, शीला अग्रवाल ने साहित्य का दायरा ही नहीं बढ़ाया था, बल्कि उन्होंने क्या किया था, घर की जहां पर 4 दीवारी के बीच बैठकर देश की स्थितियों को जानने समझने का जो सिलसिला पिता ने शुरू किया था, उन्होंने वहां से खींचकर उसे भी
स्थितियों की सक्रिय भागीदारी में बदल दिया। तो देखिए सिर्फ किताबें पढ़ना ही नहीं, सो जैसा यहाँ पर बताया था शीला अग्रवाल ने साहित्य का दायरा ही नहीं बढ़ाया था, उन्होंने क्या किया, सिर्फ बल्कि घर की दीवार के चार बीच दीवारों के अंदर बैठकर मन्नू भंडारी जी क्या करती थी, उनके पिताजी के भैंसे ही सुना करती थी। हाँ, तो भैंसे ही जैसा पर सुना करती थी। तो इस सिलसिले को शुरू किसने किया था, उनके पिताजी ने। तो इससे बाहर खींचकर, वहां से खींचकर उन्होंने क्या किया, पर उसे भी स्थितियों की सक्रिय भागीदारी में बदल दिया। यानी कि उन्होंने जैसा पर घर में भैंसों में सिर्फ सुनती ही नहीं, अब बाहर आकर उन स्थितियों में भाग लेने लगी है, खुद को भागीदारी करने लगी है। तो देखिए देश में क्या क्या हो रहा था, क्या नहीं हो रहा था, इसके बारे में घर में चर्चे चलते थे, चर्चाएं करते थे उनके पिताजी, तो वह सुनती थी। लेकिन जब शीला अग्रवाल से उनकी परिचित हो जाती है तो उन्होंने साहित्य का दायरा बढ़ाया, फिर उसके साथ साथ समाज में रहने होने वाले घटनाओं के अंदर उन्हें भागीदार भी बनाया, हिस्सा भी बनाया। यानी कि अब मन्नू भंडारी घर से उठकर बाहर जो आंदोलन हो रहे हैं उसमें भाग ले रही है। तो 1946 और 47 के दिन आप सभी लोगों को मालूम है 1947 में भारत को आजादी मिला थी। हाँ, भारत स्वतंत्र हो गया था। तो उस समय बहुत ही तनाव के दिन थे, देश में तनाव का वातावरण था। तो देखिए 1947 के 46 और 47 में वे स्थितियां, उसमें वैसी भी घर में बैठे रहना संभव न था। तो 1946-47 में वैसे स्थितियां थी कि घर में बैठे रहने का संभव नहीं था। घर में बैठे बैठे रहे, सभी लोग आज़ादी के लिए लड़ रहे देश में और देश के अंदर, और हम घर में बैठे रहे, यह सोच मन्नू भंडारी में आ गई थी। तो प्रभात फेरियां निकाल रहे थे देश में, हड़तालें, जुलूस, भाषण, हर शहर का चित्रण था। तो उस समय देश का हालत कैसा था, देश का वातावरण कैसे था, 1946 और 1947 में हर जगह प्रभात फेरियां निकल रही थी देश के आजादी के लिए, हड़तालें हो रही थी, आंदोलन, स्ट्राइक, हड़तालें यानी कि तो स्ट्राइक हो रहा था, हड़तालें होने लगी थी, जुलूस यानी कि यहाँ पर मेरवनी आप कहते हैं, तो जुलूस निकलने जा रहा था। तो हर जगह भाषण ही भाषण दे रहे थे। तो ऐसी हालत देश की थी, ऐसा शहर, ऐसा चित्रण शहर का था, ऐसा चरित्र शहर का था। और पूरे दरखम और जोश यानी कि पूरे उत्साह और जोश खरोश के साथ इन सबसे जुड़ना हर युवा का उन्माद था। यानी कि इनसे जुड़ना हर युवा का उन्माद, इच्छा थी, आशा थी कि इस देश के आंदोलन में मैं भी भाग ले सकूं, मुझे भी भाग लेना है। हर एक लोग जैसा पर कहते थे, हर एक युवा कहते थे, यानी कि सभी युवकों का खून खौल उठता था, हम भी अपने देश के लिए कुछ करें, इस देश की आजादी में हम भी कुछ जुड़े, हमसे जितना हो सकता है उतना इस देश के लिए कुछ करे। यह क्या करते थे, यानी कि यहाँ पर युवा लोग सोचते थे। तो मैं भी युवा थी और शीला अग्रवाल की जोशीली बातों ने रगों में बहते खून को लावे में बदला दिया। तो देखिए उस समय मन्नू भंडारी भी क्या थी, पीयूसी फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर रहने की युवा अवस्था में थी, वह युवा थी। तो शीला अग्रवाल के जोशपूर्ण जोशीले बातों ने मन्नू भंडारी जी के रगों में, उनके शरीर में खून जो यहां पर बह रहा था उसको लावे में बदल दिया, ज्वाला में बदल दिया, उनका खून खौलने लगा। तो देखिए स्थिति यह हुई कि एक बवंडर शहर में मचा हुआ था और एक घर में। तो देखिए शहर में तूफान मचा हुआ है, बवंडर यानी कि तूफान, तो शहर में तूफान सा मचा हुआ है, और घर में भी और बाहर में। घर में मन्नू भंडारी जी के घर में देश काल के बारे में चर्चाएं होती थी, यही तूफान उनमें घर में, तो वह अमल में जारी में बाहर आता था। तो यही घर के अंदर और घर के बाहर बवंडर यानी कि तूफान छा गया था। पिताजी की आजादी की सीमा यही तक थी कि उसकी परिस्थिति में घर में आए लोगों के बीच
उठूं बैठूं जानू समझू। तो यहाँ पर उनके पिताजी भी स्वतंत्रता आंदोलन में हिस्सा लेते थे। तो उनकी आजादी की सीमा कितने तक थी? घर में जो लोग आते हैं उसके साथ बैठना, बातें करना, घर के बाहर जो घटनाएं होती है उन्हें जानना समझना, इतने तक ही उनकी आजादी की कहती सीमा थी। हाथ उठा उठा कर नारे लगाती। तो लड़कियां देखिए उस समय क्या हो जाता था, यहाँ पर हाथ उठा उठा कर नारे लगाती, हड़तालें करवाती, लड़कों के साथ शहर की सड़कें नापती। लड़की को अपनी सारी आधुनिकता के बावजूद यहाँ पर बर्दाश्त करना उनके लिए मुश्किल हो रहा था। तो किसी की दी हुई आजादी के दायरे में चलना मेरे लिए। तो देखिए यहाँ पर लड़कियां भी स्वतंत्रता के आंदोलन में हिस्सा ले चुके हैं। उसी के साथ साथ मनु भंडारी भी है वहां पर। देखिए वह क्या करती थी, हाथ उठा उठा कर पुरुषों के साथ नारे लगाती, घोषणा करती, जैसा पर भारत छोड़कर जाओ ऐसे नारे लगाती थी, हमें आजादी चाहिए ऐसे नारे लगाती थी, घोषणाएं करती थी, हड़तालें करवाती थी, यानी कि हर जगह स्ट्राइक करवाती थी। लड़कों के साथ शहर की सड़कें नापती, यानी कि हर शहर के हर सड़कों पर जाती थी, चली जाती थी, नारे लगाती थी। और साथ ही अपनी आधुनिकता के बावजूद बर्दाश्त करना उसके लिए मुश्किल हो रहा था, यानी कि आधुनिक जीवन शैली में अपने आप को काबू में रखना, अपने आप को यह बात बर्दाश्त करना उन्हें मुश्किल ही हो रहा था। तो किसी की दी हुई आजादी के दायरे में नहीं चलती थी, वह आजादी का दायरा लांघ कर चल रही है, बाहर लड़कों में जाकर भाषण दे रही है। तो आजकल के आप स्त्रियां, आजकल की लड़कियां भी ऐसी होनी चाहिए। जो देश में अन्याय हो रहा है उसके विरोध में आपको जंग छेड़नी है। जो गरीबी बढ़ाता चला जा रहा है और धनवान ही रहते चला जा रहा है, तो ऐसे अन्याय के विरुद्ध हमें भी लड़ना चाहिए। महिलाओं के ऊपर अत्याचार शोषण हो रहे, उसके खिलाफ भी हमें आवाज उठाना चाहिए। तो आप लड़कियां जो है, आपके जोश उत्साह रहना चाहिए, उसी के साथ साथ आपको लड़ना भी जरूरी और आवश्यकता है। तो देखिए आगे, जब रगों में लहू की जगह लावा बहता तो सारे निषेध, सारी वंचनाएं और सारा भय कैसे ध्वस्त हो जाता है। तो मन्नू भंडारी यहां पर कहती है, अगर खून की जगह, लहू यानी कि खून, तो खून की जगह वह लावा के रूप में, ज्वाला के रूप में बहता है। खून ज्वाला होकर खून उठता है, खून शरीर में गदगद जैसा होने लगता है। तब सारा निषेध जो था सामने, सारा निषेध जो था वह सारी वर्जनाएं और सारा भय ध्वस्त हो जाता है, ऐसे मनु भंडारी कहती है। तो यह तभी जाना और अपने क्रोध से सबको थरथराए देने वाले पिताजी से टक्कर लेने का जो सिलसिला तब शुरू हुआ था। राजेंद्र से शादी तब तक वह चला ही रहा, यानी कि जब बचपन में पिताजी कुछ कहते तो पिताजी के सामने मनु भंडारी थरथराकर उठती थी, कांपती थी। तो पिताजी के साथ टक्कर लेने वह तैयार हो जाती है, सिलसिला शुरू हो जाता है। तो यह सिलसिला जो था आंदोलन में भाग लेना, यह कब तक चलता रहता है, यानी कि पर उनकी शादी हो जाती है मन्नू भंडारी जी की। किसके साथ शादी हो जाती है? राजेंद्र के साथ शादी हो जाती है। तब तक यह आंदोलन में भाग लेना शुरू ही रहता है। तो यहाँ पर हम आज के दिन रुकते हैं। धन्यवाद, थैंक यू।